हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब रदरफोर्ड की मॉडल की जो कमियां हैं उसे कंप्लीट कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि बोहर ने अपना क्या मॉडल दिया था और इस मॉडल का प्रयोग करके उन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को कैसे दूर किया है। तो पहले आप हेडिंग लगाओ बोहर। इसको देखो, कहीं कहीं आपको केवल बोर मिलता है, वैसे तो बोर बहुत रेयर केस में मिलेगा, आपको अक्सर बोहर मिलेगा ना। बोहर का परमाणु मॉडल। और कहीं कहीं आपको इस प्रकार मिल जाता है बोहर का हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए इनका परमाणु मॉडल, क्योंकि इनका जो परमाणु मॉडल है केवल हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए ही अप्लाई होगा। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए क्यों? हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का मतलब क्या है कि ऐसा परमाणु जिसके बाह्यतम कोश में, यानी जिसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन 1H1 होता है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है? एक है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन सदृश परमाणु का बात करते हैं, उस बात का मतलब क्या होगा, उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे अब अगला हाइड्रोजन बाद क्या आता है? हीलियम आता है, 2He4 होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। अरे जो परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। तो 2He4 के लिए आप यह मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर कहीं आपको ऐसे He+ लिखा है, He+ का मतलब क्या है कि प्लस कब आता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे। इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस आता है। तो He+ का मतलब क्या है कि वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग है। तो हीलियम के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन। और उसका व्यवहार हाइड्रोजन जैसा होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो किसके लिए अप्लाई होता है? हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का मतलब ऐसा परमाणु जिसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे आप Li का नाम जानते हैं, Li लिथियम, ये कितना होता है? वास्तव में ऐसे 3Li6 होता है, और कहीं कहीं तो एक समास्थानिक आपको 3Li7 भी मिलता है। यही जो आपका जैसे 2He4 आपका जो रियल होता है, वैसे 3Li7 भी आपका होता है। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जो परमाणु क्रमांक हो गया वही तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। लेकिन अगर Li दो इलेक्ट्रॉन त्याग दे, यानी Li2+ का बात करें, तो सिंपल उदासीन Li में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो फिर उसके लिए भी परमाणु मॉडल, बोर का जो परमाणु मॉडल अप्लाई हो जाएगा। तो यानी इनका जो परमाणु मॉडल है किसके लिए? हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। देखो बोहर ने क्या बोला है कि जैसे उन्होंने बोला, कौन? रदरफोर्ड ने, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं? एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। लेकिन कहाँ, कितने पथ पर, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये कुछ नहीं बताए हैं बोहर ने। रदरफोर्ड ने क्या कभी ये बताया कि जो नाभिक है, नाभिक से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा? वो कहीं नहीं बताए हैं। लेकिन बोहर ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जहां मन चाहे वहां पर गति नहीं कर सकता है। हर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षाओं में ही गति करते हैं। जैसे हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना कुछ न कुछ ऊर्जा होगा, उस ऊर्जा के हिसाब से, जैसे नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? कक्षाएं होती है, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, फिर ऐसे चौथी कक्षा। इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से, इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा होगी उस हिसाब से वो उन ऊर्जा वाले कक्षाओं में क्या करता है? गति करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हो, तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 9 में आप जब स्टार्ट किए थे तो वहां पर एक पॉइंट पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में, फिर उसके बाद उच्चतम ऊर्जा स्तर में होता जाता है। जैसे अगर दो इलेक्ट्रॉन होगा तो पहले दोनों कक्षा में हो जाएगा, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर वो दूसरी कक्षा में भरना स्टार्ट होगा, फिर ऐसे ऐसे अगर जब 8 कंप्लीट हो जाए फिर वो तीसरी कक्षा में भरना स्टार्ट होता है। यानी इलेक्ट्रॉन फिक्स है कहाँ गति करेगा, किस कक्षा में गति करेगा, नाभिक से कितनी दूरी पर गति करेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन जहां मन चाहे वहां पर गति कर सकता है, उस कक्षा में घूम सकता है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स में ही घूमते हैं। रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स का मतलब अनुमत कक्षाओं में। अनुमत कक्षा मतलब अपने हिसाब से ऊर्जा वाले कक्षाओं में। जैसे होता है ना भाई, ये दो दोस्त हैं, कोई क्या चाहेगा, मतलब 10-5 लोग हैं, तो देखो सब अपने हिसाब से दोस्त बनाते हैं, जिस हिसाब से रहते हैं उसी हिसाब के सर्कल में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। यानी हर आदमी अपने हिसाब से अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाता है। सेम वैसे इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा वाला रहता है उस ऊर्जा के हिसाब से वाली जो ऊर्जा की कक्षा होगी उसी ऊर्जा में गति कर सकता है। हर कक्षा में कहीं ना कहीं जाके गति नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है
मैक्सवेल के सिद्धांत के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब अपनी उस अनुमत कक्षा में गति करता है उस समय वो किसी भी प्रकार के ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। तो यही क्या है, बोहर का पहला मॉडल है। बोहर ने अपना जो मॉडल दिया उसमें पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का ह्रास किए अपनी अनुमत कक्षाओं में गति करता रहता है। अनुमत कक्षा का मतलब रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स में गति करते हैं। रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स का मतलब अपने हिसाब के ऊर्जा वाले कक्षाओं में गति करते रहते हैं। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखो, या पहले आप लिख लो, इतना थोड़ा भूमिका बना दो कि रदरफोर्ड की मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए बोहर ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। और ये सन 1913 ईस्वी में अपना मॉडल दिए है ना। सन 1911 में रदरफोर्ड का अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग आया है और सन 1913 में इन्होंने अपना मॉडल दिया। बोहर ने, यहां पर आप ऐसे लिख लेना, सन 1913 में, सन 1913 ईस्वी में अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जो कि निम्न या निम्नवत। पहला मॉडल, इन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ गति करता है तो उस समय ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है, यानी बिना ऊर्जा का ह्रास किए अपने अनुमत कक्षा में क्या करता है। अनुमत का मतलब समझ में आ रहा है ना, अनुमत का मतलब अपने हिसाब की कक्षाओं में ना, अपने ऊर्जा के उस हिसाब से जिसका ऊर्जा रहेगा उसी ऊर्जा वाले कक्षा में वो गति करेगा। इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा ह्रास के, इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा ह्रास के अपने अनुमत कक्षाओं में गति करता रहता है, अपने अनुमत कक्षाओं में गति करता है। इस बात की मतलब क्या हुई कि जैसे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में गति करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में गति करेगा, तो क्या हर कक्षा का ऊर्जा एक निश्चित है कि नहीं निश्चित होगा। अरे जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन 10 जूल वाले में गति करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है 15 जूल वाले में गति करे, यानी हर कक्षा की क्या होती है, अपनी अपनी कुछ ऊर्जा होती है। और यानी हम ऐसे बोल सकते हैं हर कक्षा की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है। तो उसी के आगे लिखना, प्रत्येक कक्षाओं की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। और आप पढ़े होंगे इसको हम लोग क्रमशः कैसे KLMN से प्रदर्शित करते हैं इन कक्षाओं को ना, या संख्यात्मक रूप में n=1, n=2, n=3 ऐसे लिखते हैं ना। इन्हें क्रमशः KLMN इसी प्रकार, या संख्यात्मक रूप में, संख्यात्मक रूप में 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित करते। नीचे फिगर बनाना है, बना सकते हो। ये तो आपका क्या हुआ, नाभिक, न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों तरफ, पहले कोष, फिर इस प्रकार ये दूसरा कोष, फिर ये तीसरा कोष, ये चौथा कोष, यानी इसके लिए के ना, के यानी n=1 हुआ, ये L, इसको हम M, इसको हम N, n=2, n=3, n=4। यहां पर n क्या है, कोष की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा।
अब बनाओ इसे, फिर हम देखते हैं इनके दूसरे पास्टुलेट्स क्या है। तो आप भी काफी कर चुके होंगे। अब इनका जो दूसरा पास्टुलेट्स है, दूसरा अवगृहित जो है, इसको हम कहते हैं बोहर के अवगृहित भी कहते हैं ना। इनके परमाणु मॉडल का जो दूसरा पॉइंट है वो यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। h/2 का पूर्ण गुणज, एस तो जानते हो ना क्या, प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में घूमेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या आता है, देखो आप क्लास 11 में जब रोटेशनल मोशन पढ़े होंगे तो वहां पर आप पढ़ते हो, सबसे पहले आप एक संवेग पढ़े हो, संवेग क्या होता है m इंटू वी, और जो रेखीय संवेग होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, L से, और रेखीय संवेग का फार्मूला क्या होता है mv/r, जहां m क्या है, जैसे अगर कोई कण, कोई m मास का m द्रव्यमान वाला कण अगर r रेडियस के पथ में v वेलोसिटी से गति करता है तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान होगा, ये नाभिक के चारों तरफ जब गति करेगा तो भाई सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका कुछ न कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान भी होगा, इसका कुछ वेलोसिटी भी होगा, और नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार गति करता है, उस वृत्ताकार पथ का कुछ त्रिज्या भी तो होगा, तो हर इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ क्या होगा, कोणीय संवेग होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग केवल इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कक्षा में गति करेगा कि जिस कक्षा में उसका कोणीय संवेग किसके बराबर हो, h/2 का पूर्ण गुणज, यानी h/2 का पूर्ण गुणज यानी n गुना, यानी बोले तो पूर्ण गुणज का मतलब समझते हो ना, आप सब चैप्टर 1 में पाए हो क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण, तो वहां पर आप पाते हो ना पूर्ण गुणज, यानी जो न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, या तो 1 गुना होगा, या तो 2 गुना होगा, या तो 3 गुना होगा, आधा तिया पचैया ऐसा नहीं हो सकता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में गति करेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग यानी mvr, या सीधा हम बोल सकते हैं इसको L, ये किसके बराबर होता है, h/2 का पूर्ण गुणज यानी n गुना, यहां पर n का वैल्यू 1 2 3 4 इस प्रकार से। समझ में आ रही बात ना। अर्थात जैसे अगर इस कक्षा में हो सकता है कि उसका जो कोणीय संवेग L हो, फिर हम इसे मिटाते हैं, उसका जो कोणीय संवेग L हो वो क्या हो, h/2 का 1 गुना होगा। जो दूसरी कक्षा होगी इसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा, h/2 का 2 गुना। तीसरी कक्षा में L बराबर h/2 का 3 गुना। फिर ऐसे चौथी कक्षा में कोणीय संवेग वो कितना होगा, h/2 का 4 गुना। अगर जहां, अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जगह गति कर रहा है जहां पर उस कक्षा का कोणीय संवेग यानी वहां पर h/2 का पूर्ण गुणज हो ही ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन वैसी कक्षा में गति ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही कक्षा में गति करेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग यानी L, ये h/2 का क्या हो, पूर्ण गुणज, यानी इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षा में ही घूम सकती हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अगर किसी कक्षा के लिए उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज नहीं तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति ही नहीं करेगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन देखो केवल h/2 के 1 गुना वाले कक्षा में, h/2 के 2 गुना वाले कक्षा में, h/3 के 3 गुना वाले कक्षा में, h/2 के 4 गुना वाले कक्षा में। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ कुछ निश्चित कक्षाओं में ही गति कर सकती है। बात समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर ये जो n है, इस n को 1 2 3 4 5 6 होता है, इसको आप क्लास 11 में पढ़ते हो, मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हो, पता है ना, नाम सुने होगे, प्रिंसिपल ऑर्बिटल नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो चलो आप ये बात लिखो, समझ में आ रहा है ये चीज ना। कोणीय संवेग का मतलब याद रखना, क्योंकि अभी हम लोग जब पूरा इसका डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पर ये इक्वेशन लेके चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में गति कर सकती है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 का क्या हो, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब या तो 1 गुना, या तो 2 गुना, या तो 3 गुना, या तो 4 गुना, यानी इसी तरीके से हो सकता है। उसका 1/2 गुना, 1/3 गुना, 5/3 गुना, यानी भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लिखो इनका दूसरा पास्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकती है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकती है जिसमें उसका कोणीय संवेग, h/2 का पूर्ण गुणज हो। अर्थात
कोणीय संवेग, चलो एक लाइन ऐसे लिख दो, यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L हो तो L बराबर क्या होता है 2 सॉरी mvr, और ये कितना होना चाहिए h/2 पाई का पूर्ण गुणज यानी n गुना, जहां यहां पर यही लिख लेना n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है ना, n का वैल्यू क्या होगा सिर्फ धनात्मक पूर्णांक, जिसे धनात्मक पूर्णांक है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, पैरासेस करके लिखना, अर्थात इलेक्ट्रॉन, या उसी के आगे कंटिन्यू कर दो, अर्थात इलेक्ट्रॉन सिर्फ या इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ निश्चित कक्षाओं में ही गति कर सकती ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट्स, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति करेंगी तो अपने अंदर से लगातार वैद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करेंगे उत्सर्जन करेंगी, जिससे उसका ऊर्जा भी क्या होगा, अरे वैद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करने का मतलब ऊर्जा का भी उत्सर्जन करना, यानी एक तरीके से बोले कि ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लगातार गति करेंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, जबकि बोर ने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं तो उस समय वो किसी, देखो पहले ही पोस्टुलेट्स बोल दिया है कि बिना ऊर्जा ह्रास के वो अनुमत कक्षा में क्या करती है, गति करती है। तो फिर ऊर्जा का ह्रास कब करेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम तो इसकी वजह से मिलता है। ऊर्जा का ह्रास सिर्फ तब करती है जैसे मान लो ये आपका नाभिक है, ये इसके पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, फिर ऐसे चौथी कक्षा, फिर ऐसे और कक्षाएं होती जाती है। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस कक्षा में रहना पसंद करेगा, सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर में। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, ऐसा नहीं कि पहले आप इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में भर देते हो, ऐसा तो नहीं होता है। पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, सबसे पहली कक्षा में, जिसकी ऊर्जा सबसे कम हो। तो यानी इलेक्ट्रॉन पसंद क्या करता है, सबसे कम ऊर्जा स्तर में रहने का। हाँ, अब हो सकता है कि जैसे मान लो इस पहले कोष की एनर्जी कुछ हो, केवल हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 जूल, दूसरे कोष की एनर्जी कितनी हो 4 जूल, तीसरे कोष की एनर्जी कितनी हो 8 जूल, और इस प्रकार इसकी जूल एनर्जी मान लेते हैं कितनी है 15 जूल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें पसंद रहना पसंद, और ये सभी ऊर्जाएं निगेटिव होती है। निगेटिव में क्यों, ये निगेटिव ये बताता है कि नाभिक इसको अपने तरफ क्या है आकर्षित करके रखा है, खींचा है। अगर आपको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको इतना ही प्लस एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसको हम लोग आगे, इसके आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहले कल भी ऐसे समझो कि मान लो इस कोष की एनर्जी 2 जूल है, इसकी एनर्जी दूसरे कोष की 4 जूल, तीसरे की 8 जूल, चौथे कोष की 15 जूल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो रहना चाहेगा सबसे कम ऊर्जा वाले स्तर में। लेकिन अगर इसे आप देखो, इन दोनों कक्षा के बीच में कुछ ऊर्जा का अंतर है कि नहीं है, अरे कितने का अंतर है, 2 जूल का अंतर है। तो अगर आप पहले कोष में जो इलेक्ट्रॉन है इसको 2 जूल का ऊर्जा और दे दो तो फिर इसकी ऊर्जा 4 जूल हो जाएगी। तो ये कहां चला जाएगा, दूसरे कोष में, जिसकी ऊर्जा 4 जूल है। अरे सबसे पहला सिद्धांत क्या है, सबसे पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब की कक्षाओं में रहना चाहता है। तो अगर इसकी ऊर्जा 4 जूल है तो ये 4 जूल वाले कोष में रहना चाहेगा कि नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब ये पहले कोष में था तो इसकी ऊर्जा 2 जूल थी, इसको अपने बाहर से 2 जूल ऊर्जा और दे दिया है। तो 2 जूल ऊर्जा और दोगे तो ये पहले कोष से चला जाएगा कहां, दूसरे कोष में। अगर इसको जैसे पहले कोष और तीसरे कोष के बीच में कितनी ऊर्जा का डिफरेंस है, 6 जूल का। तो अगर आप पहले कोष वाले इलेक्ट्रॉन को 6 जूल के बराबर ऊर्जा दोगे तो ये पहले कोष से कहां चला जाएगा, तीसरे में। और आप अगर पहले और चौथे के बीच में जितना अंतर है उस अंतर के बराबर अगर आप ऊर्जा दोगे तो पहले से कहां चला जाएगा, चौथे में। यानी ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा, लेकिन अगर जब इलेक्ट्रॉन को आप बाहर से ऊर्जा दोगे तब वो पहले ऊर्जा स्तर से
उच्च ऊर्जा स्तर में। इसको कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर, और जैसे आगे बढ़ते जाते हो तो उच्च ऊर्जा स्तर बोलते हैं। बात समझ आ रहा है ना? जैसे इन दोनों में ये निम्न ऊर्जा स्तर, ये उच्च ऊर्जा स्तर है, इसमें और इसमें ये निम्न ऊर्जा स्तर, ये उच्च ऊर्जा स्तर है। यानी जब आप बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दोगे तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और मजे की बात है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरता है। ये पास्टुलेट्स में नहीं, इनकी जब हम कमी भी देखेंगे तो वहां पर देखेंगे, लेकिन ये जान लो कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो केवल कितने सेकंड तक ठहरता है? 10⁻⁸ सेकंड। ये टाइम बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या है? 1/10⁸ सेकंड। यानी 1 सेकंड को आप 10⁸ यानी 1 लिख के 8 जीरो, 6 जीरो, आपका 5 जीरो 1 लाख को रिप्रेजेंट करता है, तो 6 जीरो यानी 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। यानी 1 सेकंड को आप 10 करोड़ भाग में बांटो तो 1 सेकंड के 10 करोड़वां हिस्सा जो होगा, केवल उतने टाइम तक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में ठहरेगा, उतने ही टाइम के अंदर वो फिर से अपने पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में वापस चला आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आएगा, आपने इसको इतना ऊर्जा दिया था कि देखो पहले को उसकी ऊर्जा 2 जूल है, इसकी ऊर्जा 15 जूल है, 13 जूल का अंतर है ना। आप जब 13 जूल के ऊर्जा दिए होगे तभी तो यहां से यहां गया होगा, और अब जब ये यहां पर पहुंचा तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो गई? 15 जूल। लेकिन जब ये यहां से यहां आएगा तो क्या 15 जूल ऊर्जा लेके आएगा? क्योंकि यहां का ऊर्जा तो केवल 2 जूल रहेगा, तो ये 15 और 2 यानी 13, अंतर 13 का है ना, तो 13 जूल का ऊर्जा क्या करेगा? ये बाहर निकाल देगा। तो यानी जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो उस समय ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। और जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो उस समय ऊर्जा का अवशोषण करता है। और ये नहीं, अभी आप यहाँ पर स्पेक्ट्रम देखोगे तो वहां पर आप 2 प्रकार का स्पेक्ट्रम है, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम है और एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर यहां से यहां आने की कई चांस है। हो सकता है आप ये यहां से पहले यहां आए फिर यहां से यहां जाए, हो सकता है यहां से यहां आए, यहां से यहां आए तब यहां से आए, हो सकता है डायरेक्ट यहां से आ जाए, तो कई चांस है। तो अगर यहां से यहां आएगा तो इतने के अंतर के बराबर ऊर्जा निकालेगा, यहां से फिर यहां आएगा तो इतने के अंतर के बराबर ऊर्जा निकालेगा, यहां से यहां आएगा डायरेक्ट इतने पूरे अंतर के बराबर ऊर्जा निकालेगा। तो जिस हिसाब से आएगा उसी अंतर के हिसाब से वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो यानी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता है। जो रदरफोर्ड ने बोला था और उस हिसाब से जो मैक्सवेल का सिद्धांत बोलता था कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या कब ऊर्जा का अवशोषण करता है? जब बाहर से उसको ऊर्जा दिया जाएगा उस समय वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। यानी ऊर्जा का अवशोषण कब किया? जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया। या ऊर्जा का उत्सर्जन कब किया? जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आया। ठीक है, यानी उसी कक्षा में गति करते समय न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो यही इनका तीसरा पास्टुलेट है। तो आप इसको लिखो, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में रहना पसंद करता है? निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तब वह ऊर्जा को अवशोषित कर कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता तथा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में पुनः वापस आते समय क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है।
अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का या तो अवशोषण या तो उत्सर्जन केवल सिर्फ तभी करेगा जब वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन तभी करेगा जब वह एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाता है। और आपको पता है कि यह ऊर्जा में अंतर डेल्टा ई का मतलब E2 माइनस E1 लिख सकते हो। और आपने पढ़ा ना ऊर्जा Sc/λ से भी आप दे सकते हो। यहां पर क्या है, ये E2 और E1 क्या बता रहा है, E2 क्या है, दूसरे, ध्यान से देखो नाभिक बनाए थे ना, ये E2 का मतलब जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन E1 ऊर्जा स्तर से या पहली ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में गया है तो पहली स्तर का जो ऊर्जा है वो आपका है E1 और दूसरे स्तर का जो ऊर्जा है वो आपका क्या है E2। यानी यहां E2 क्या है, n बराबर 2 स्तर वाली कक्षा की ऊर्जा ना, उसी के नीचे लिखो यहां E2 बराबर n बराबर 2 स्तर वाली कक्षा की ऊर्जा। और E1 क्या है, n बराबर 1 स्तर वाली कक्षा की ऊर्जा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा से चौथे कक्षा में जाएगा तो चौथे कक्षा की ऊर्जा E2 होगी, सॉरी E4 होगा, और दूसरे कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी E2 आप लिखोगे, E2 से दर्शाओगे तो वहां पर आप क्या लिखोगे E4 माइनस E2। लेकिन कभी कभी इसको हम क्या लिखेंगे E2 माइनस E1 लिखेंगे। E2 का मतलब फाइनल जिस कक्षा में गए उसकी ऊर्जा और E1 का मतलब पहले जिस कक्षा से गया है उस कक्षा की ऊर्जा। बात समझ आ रहा है ना। तो आप एक कॉपी करो, ये इनका क्या है पास्टुलेट्स है, ये इनकी अभिक्रिया थी, ये 3 पास्टुलेट्स।